ठीक है भाई, नेक्स्ट टेस्ट हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का या कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, क्योंकि इसमें दो तीन ही आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ठीक है, कंसोलिडेशन, यही वर्ड्स आएंगे इसके अंदर सारे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, critically discuss the objectives of भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। अगेन इस थीम का अगेन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, दोबारा रिपीट होने के चांस कम है, पर इससे जो मॉडल आंसर है उसमें दो तीन आप लर्निंग ले सकते हो और वो आप बाकी जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे एथिक्स में अगर कभी परसुएशन का एग्जांपल आए तो यहाँ पे परसुएशन एक हाई लेवल पे की थी, उन्होंने बड़े बड़े लैंड ओनर्स को विनोबा भावे ने परस्यूड किया ताकि अपनी लैंड डोनेट करे। मतलब एक काफी हाई लेवल का परसुएशन है, आप कैसे किसी की लैंड डोनेट करवाते हो ना, तो ये परसुएशन के एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो आप विनोबा भावे का, कैसे उन्होंने परसुएड किया वेल्दी लैंड ओनर्स को टू गिव अप देयर लैंड्स फॉर द कॉमन गुड या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। एक तो परसुएशन के एग्जाम्पल में ये विनोबा भावे का आपका भूदान और ग्रामदान, ये इसी का ही एक्सटेंशन था, ग्रामदान मूवमेंट, ठीक है, बड़े लेवल पे जहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे वो मैनेज कर रहे थे। और दूसरा इसका जैसे कि मान लो रिड्यूसिंग द रूरल इनइक्वालिटी कभी आता है ना, तो वहां पे तुम इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। गांव या रूरल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए अच्छा एक आइडिया है। ट्रस्टीशिप वाला कर लो, ग्रामदान वाला जो था ना, तो ऐसे ये एग्जाम्पल की तरह यूज होगा क्वेश्चन ये, रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चन आना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेंगे हम। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोगन जय जवान जय किसान। 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स, स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन करवाने के पीछे पर्पस क्या था कि अब दोबारा कोई स्लोगन वाला क्वेश्चन आता है तो हमें किसको कैसे एड्रेस करना है। अगेन जय जवान जय किसान तो नहीं आएगा दोबारा, है ना, पर उसको एड्रेस कैसे करना है स्लोगन वाले क्वेश्चन को, इसलिए फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। तो इन्होंने दो चीज पूछी है, कैसे तो इवोल्व हुआ वो, तो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट बताओगे भाई क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था इसलिए इवोल्व हुआ वो, है ना। तो उस टाइम हमारे पास चैलेंज थे दो। देखो अभी मैं एक फोटो या तो बना दूंगा या आपको मैंने कहा था कि बताऊंगा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में लार्जली हमारे पास 7-8 इशू थे, उन्हीं के राउंड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं या तो ग्रुप पे भेज दूंगा या भी बना दूंगा एक डायग्राम में जो। तो उनमें जो उस टाइम मेन एक इशू था वो था हमारा एग्रेरियन क्राइसिस, आजादी के बाद। एक था इमीडिएट हंगर पॉवर्टी, ये मेजर इशू चल रहे थे हमारे उस टाइम पे। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, है ना, लैंड रिफॉर्म, ये सारे मेजर इशू चल रहे थे हमारे उस टाइम पे। तो उनमें से दो इमीडिएट उस टाइम में जो इशू चल रहे थे वो थे, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन था उधर पाकिस्तान से चाइना से, ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फूड इनसिक्योरिटी थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए ये नारा इवॉल्व हुआ था, ठीक है। द स्लोगन, फिर उसका एम क्या था, टू अपलिफ्ट द मोरल ऑफ सोल्जर्स एंड मोटिवेट द फार्मर्स। तो ऐसे आपको उसके बारे में जो भी पता स्टार्टिंग के हाफ फेज में आप वो बताओगे, थोड़ा और नहीं तो कैसे इवोल्यूशन हुआ क्या, ठीक है। फिर आपको इसका बताना है सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन। तो इसलिए बता रहा हूँ जो जो वर्ड क्वेश्चन में लिखे हैं उसको आप कैसे एड्रेस करोगे। फिर आप सिग्निफिकेंस बताओगे कि कैसे सिंबल ऑफ नेशनल रेजिलियंस बना, ठीक है। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लिंकेज था इसके साथ, यहाँ पे सिक्योरिटी को इकोनॉमिक से, फूड से या एक्सपोर्ट से, क्योंकि हम काफी डिपेंडेंट थे उस टाइम, जो है ना सीड था आपका जो PL 480 पे, वीट पे काफी डिपेंडेंट थे। फिर आप बताओगे ये इसका सिग्निफिकेंस उस टाइम नहीं आज भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टूल बना हुआ है ये। सब्सिक्वेंट लीडर ने इनको फॉलो किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, किसने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो ये क्या सब्सिक्वेंट लीडर अडोप्टेड दिस। फिर अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, मोदी जी जो इनोवेशन और रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे आपको लिगेसी को लिंक करना है कि कैसे वो एक लिगेसी बना के गए ये, तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे, जब मुश्किल क्वेश्चन कुछ भी लगे उसको ब्रेक कैसे करना है आपको। कॉन्टेक्स्ट बता दिया, इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस बता दिया, हो गया आपका लगभग एक पेज कवर, और थोड़ा आगे आगे तक पहुंच गए नेक्स्ट। उसके बाद आप बताओगे, क्योंकि लिखा था इसमें क्रिटिकल नोट लिखा था ना, राइट अ क्रिटिकल नोट, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी थी ऐसे थोड़ी है जय जवान कहते सब जगह पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था, ऐसा नहीं था। तो यही बताना है कि ओवर आइडियलिज्म था इसके अंदर, ठीक है। और जैसे कि उनकी जो रूट प्रॉब्लम थी आर्मी वाले पर्सनल की, इंस्टीट्यूशनल चेंज, हमारे डिफेंस में जो कमियां थी, हमने जय जवान कह दिया, इसका मतलब थोड़ी सारे हमने सारी डिफेंस की कमियां दूर कर दी। तो एक ओवर आइडियलिज्म था, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रिक्वायर्ड थे अपनी डिफेंस में भी और एग्रीकल्चर में, वो अभी भी लैक कर रहे थे, ऐसे बताना है आपको ये को, ठीक है। लिमिटेड पॉलिसी इंपैक्ट हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी देखो आप सब जगह पे नहीं हुआ था, ठीक है। सेलेक्टिव सेलिब्रेशन था, जब हम जय जवान का नारा दे रहे थे उस टाइम पे फिगर दे रखा है कि वो 1995 से 2000 के बीच में, अब भी आप देखोगे
तो लगभग कितनी फार्मर सुसाइड्स हो रही है, तो ये एक लिमिटेड इम्पैक्ट था इसका, तो ये इसका क्रिटिकल नोट हो गया इसके ऊपर, ये इसकी लिमिटेशन थी। फिर उसको मॉडर्न डे से कैसे लिंक करना है, तो आज भी कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जब हम चाइना और उससे थ्रेट फेस कर रहे हैं, है ना, पाकिस्तान से, तो हम, तो आज भी ये रेलिवेंस है आपका नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से। एग्रीकल्चर और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने किसान भाई, जय जवान जय किसान का कि तो हम उससे एक मॉरली तरीके से लिंक कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कितना इंपॉर्टेंस दी थी किसानों को, तो उस प्रोटेस्ट में एक एंगल डालने के लिए एग्रीकल्चर जो प्रोटेस्ट है उस कंटेक्स्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, और हमारे सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये स्लोगन इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा कंटेक्स्ट दिमाग में था कि इवोल्यूशन आपको लिखना है, सिग्निफिकेंस उसका लिखना है, ठीक है, फिर क्रिटिकल नोट क्या अगर दिक्कत है, और प्रेजेंट डे रेलिवेंस, और लास्ट में कंक्लूड। ये आप फॉलो करोगे अगर कोई आपका स्लोगन बेस्ड क्वेश्चन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में इस तरीके कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद टू प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे इसको कि प्री इंडिपेंडेंट उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना, और पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या था। इसका जो अगेन मॉडल आंसर दे रखा है उससे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा किसी भी पर्सनैलिटी का कैसे आए, अगर आपको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखो, वो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक होगा उनका, जो मान लो फ्रीडम स्ट्रगल से पहले जो कंट्रीब्यूशन था, अब उसमें भी आप सीख जाओगे किन किन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कोई अगर बिल उनने पास करने में हेल्प की है, लेजिस्लेटिव लेवल पे कोई हेल्प किया है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया है, इस तरीके से आपको लिखना हो डायमेंशन उसके अंदर। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के लिए उन्होंने बनकर उन्होंने क्या काम किए उस तरीके से, तो प्री का अलग, पोस्ट का अलग, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसलिए क्योंकि अभी अगेन ऑपरेशन सिंदूर है ना, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स क्या पता है इसके आप यूज कर पाओ अगर क्वेश्चन आता है, तो ताशकेंत एग्रीमेंट वाला करेंगे, ठीक है। एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द ताशकेंत एग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट। 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। देखो ये तो पहले तो बताओगे एग्रीमेंट था क्या, वो है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कि ताशकेंत एग्रीमेंट वाज अ पीस ट्रीटी थी एक, साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन तो डेट इंपॉर्टेंट होती है, 10 जन 1966 टू फॉर्मली एंड द 1965 इंडो पाक वॉर। इतना सिंपल ब्रीफ क्रिस्प अपने को लिखना है, ठीक है। फिर ये दो डिमांड थी, सरकमस्टांस पूछे हुए थे क्यों वो वॉर एग्रीमेंट साइन हुआ, है ना, और दूसरा क्या था, हाईलाइट्स क्या थी उस एग्रीमेंट की। ये तो डिमांड थी क्वेश्चन की, जो सीधी सीधी, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लिसिट पूछा हुआ, एक्सप्लिसिट डिमांड, तो ये तो आपको लिखनी लिखनी है। तो एक्सप्लिसिट डिमांड में क्या था, क्या सरकमस्टांस, एक तो वॉर ही हो गया था, उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च कर दिया था, ठीक है, तो एक तो इंडो पाक वॉर था, फिर यूएन ने इंटरवेन किया सीज फायर के लिए, सोवियत ने मीडिएशन करवाया, तो इसलिए हमें फिर ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा उज्बेकिस्तान में, ताशकेंत एग्रीमेंट। पर हाईलाइट्स में क्या क्या थे, अगेन फिर कभी और किसी वॉर का आ जाए तो आप ये बातें लिख सकते हो, है ना, अब जैसे, है ना, तो उसमें आप लिख दो भाई क्या सिचुएशन चल रही थी, किसने मीडिएशन करवाया, किसने और इंटरवीन किया, तो उस तरीके से आप सिचुएशन लिख दोगे, ये सरकमस्टांस थे। फिर वो हाईलाइट्स क्या होंगी, विड्रॉ करेंगे फोर्सेज को, ये कॉमन बातें होंगी, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, आने वाले टाइम पे कहा पीसफुल रिजोल्व करेंगे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, थर्ड इज द नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एनआई नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको एक्सचेंज किया गया। फिर रिफ्यूजी एंड प्रॉपर्टी सेटलमेंट, उस टाइम जो रिफ्यूजीज थे या जो मूव किया था, है ना, उनकी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट की बात हुई थी। और लास्ट में इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ये सब बातें उस एग्रीमेंट में हुई थी। तो ये हाईलाइट्स होगी। इसके बाद जो इम्प्लिसिट डिमांड है, जो पूछा नहीं हुआ, वो आपको बताना है कि इसके आफ्टरमाथ क्या हुआ और उसका क्रिटिसिज्म क्या था। तो आफ्टरमाथ एंड क्रिटिसिज्म में, तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान के वहां पे देखा गया इट्स अ डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ द अयूब खान, वहां पे ऐसे देखा गया, ठीक है। उसके एक दो पॉइंट लिखने, लाल बहादुर शास्त्री की वहां पे डेथ हो गई थी, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई उसके, ठीक है। और फिर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ इसका, कि पाकिस्तान शिफ्टेड क्लोजर टू चाइना आफ्टर द यूएस कट मिलिट्री एड वाज कट, तो पाकिस्तान और चाइना के थोड़ा क्लोजर हो गया। तो ये आपको लास्ट में लिखना है कि इस एग्रीमेंट के आफ्टरमाथ क्या हुए, इंडिया में क्या फर्क पड़ा उसका, पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ा, और जियोपॉलिटिकली क्या फर्क पड़ा, फिर लास्ट में कंक्लूजन, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस बार मेरे को लग रहा है थोड़ा ताशकेंत एग्रीमेंट जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, शिमला आपका जो था, है ना, शिमला एग्रीमेंट वो करना है, एक आपका इंडस वाटर ट्रीटी, ये दो तीन एग्रीमेंट थोड़ी चीज हमें देख के चलनी, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट,
क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शन विच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। ये आप एक बार घर से करना इसको, है ना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज। 6 करते हैं। डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन रिसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये कॉमन टॉपिक है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो या दोबारा किसी फॉर्म में भी आ सकता है। ये पेपर 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। ये इसमें सिंपल क्वेश्चन है। जितनी अच्छी डायमेंशन, जितने अच्छे एंगल एग्जाम्पल दोगे उतना ही फायदा है इसमें, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो डिस्कस। मतलब आपका 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। आंसर इसका सबको आता होगा, कुछ फायदे बताओगे, नुकसान। बात है कितने एग्जाम्पल और कैसे इसको आप यूटिलाइज लिख रहे हो, उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, है ना, वो सब इसमें देखना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बेनिफिशियल है या नहीं है फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। स्मॉल स्टेट्स का था ना ये। ठीक है, तो पहले तो आप बताओगे स्टार्टिंग में भी कैसे प्रो एंड कौन दोनों ये डिबेटेबल इशू है ना, डिपेंड करेगा कैसे क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कैसे एग्जीक्यूट किया है। तो अब देखो इसमें पहले उसके कुछ फेवर बताओगे, आर्गुमेंट्स इन फेवर। तो भाई हाँ ठीक है, स्मॉल स्टेट है, इकोनॉमिकली वाइबल रहेगा और फायदा भी करेगा बिकॉज बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि टारगेटेड गवर्नेंस होती है। पहले बड़े स्टेट में इतना नहीं हो पाता, स्मॉल में यू कैन यूज द एंश्योर द टारगेटेड गवर्नेंस। अब बात यहाँ पे ये कि इसके बाद आपको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है, तब जाके वो थोड़ा होगा कि हाँ भाई ठीक कह रहे हो आप। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ जब बना था सेपरेट स्टेट 2000 में, तो उसके इनिशियल ईयर में इसने जो जीएसडीपी ग्रोथ की थी अपनी 7% से ज्यादा की थी। तो ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर आप बताओगे जो स्मॉल स्टेट होती है वहां पर रीजनल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ भी पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल आप दोगे, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दो, कैसे उन्होंने रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया, तो रीजनल डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, उत्तराखंड की रोड डेंसिटी इंक्रीज बाय 50% 2001 से 2015। एंड बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, पहले उत्तर प्रदेश से रिस्पॉन्स कैपिटल कहा थी लखनऊ, तो डिजास्टर रिस्पॉन्स में क्या पता डिले हो जाता था उस चीज में, उस पर इतना फोकस नहीं होता था। अब इन्होंने बेटर क्या किया, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स को किया और रोड डेंसिटी को बढ़ाया, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट को फोकस करा। ठीक है, फिर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब देखा गया कि और छोटी स्टेट हुई तो उसने पर्टिकुलर अपनी पॉलिसीज बनाई अलग से, उससे क्या वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। यहाँ पे आप एग्जांपल दोगे तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना अट्रैक्ट्स 2 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आईटी एंड फार्मा सेक्टर। ठीक है, और इसमें हैदराबाद इमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल हब। हैदराबाद इमर्ज एज अ ग्लोबल हब, ये एग्जांपल हो गया। तो मेन बात है कि 3-4 पॉइंट जो भी आप दे रहे हो, आप सब्सटेंशिएट कर रहे हो विद एग्जांपल। इसमें एग्जांपल और डायमेंशन का खेल था। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था, ये कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब कौन कितना सब्सटेंशिएट करेगा, कितनी डायमेंशन लिखेगा, उतने ही मार्क्स हो जाएंगे इसमें। एक मैप भी बन सकता था अलग से कि कौन कौन सी स्टेट डिमांड कर रही है फर्दर, या कौन कौन सी नई स्टेट बनी है, वो एक मैप बन जाता है इसके अंदर। पॉलिटिकल, और वो भी बता सकते किन किन रीजन से बनी है, कि झारखंड बिहार से क्यों सेपरेट हुआ, रीजन लिख दिया वहां पे। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश क्यों से वो क्यों उत्तराखंड वहां से क्यों हुआ रीजन, तेलंगाना क्यों हुआ, इस टाइम पे हुआ, इस रीजन के कारण हुआ। तो एक एलोबरेशन हो जाता मैप में अगर बना सकते तो। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है ना, जैसे लगातार यहाँ पे तेलंगाना पे इशू चल रहा था सेपरेट स्टेट के लिए, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे इशू चलते रहते, प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो पूरी स्टेट क्या होती है, इनस्टेबल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट को भी डेटर होता है। लेकिन जब उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है, वो उनको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है, तो वहां पे क्या आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, एड्रेसिंग द तेलंगाना डिमांड, वहां से क्या जो अनरेस्ट चल रहा था वो एंड हो गया। फिर लास्ट है आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब देखो उत्तराखंड छोटा स्टेट अलग है ना, वो हिमाचल से कॉम्पीट करता है किसमें, इको टूरिज्म में, हाइड्रो पावर में। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी के लिए भी फायदा है। ये तो हो गए प्रोज, है ना। फिर चैलेंजेस क्या है इसमें, अगेन अमरावती एग्जांपल दो, है ना। हाई इनिशियल कॉस्ट, कोई जब नया स्टेट बनता है उसकी कैपिटल बनना, सारी चीजें बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, अभी बड़े बड़े स्टेट में डिस्प्यूट आते हैं, जब छोटी छोटी और स्टेट होंगे तो आपस में क्या होगा, इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट और बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये डिस्प्यूट्स का एक एंगल होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैप होता है, जो ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट थे, ठीक है, या और जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे, वो वापस दोबारा बनाने पड़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैप होता है, डॉक्यूमेंट्स फिर एक के बाद एक फाइल, मतलब करप्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं, मोर डिपार्टमेंट, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाती है। फिर आप बताओ इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, क्योंकि जो छोटी स्टेट होती है उनमें अधिकतर देखा गया ज्यादातर वो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल ग्रांट्स। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स रिस्क ओवर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल ग्रांट्स।
फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कंट्री का, अगर सभी स्टेट डिमांड कर रही है फिर और स्टेट की न्यू इमरजेंस ऑफ न्यू डिमांड्स, ठीक है, न्यू डिमांड्स जैसे कि बोडोलैंड की आ रही है, तो ये लास्ट में आप कंक्लूड करो इसको कि भी ठीक है, जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। न्यू स्टेट्स कैन प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट, न्यू स्टेट है ना जो छोटी बनाई हमने, इट कैन प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ओनली इफ बैक्ड बाय द रोबस्ट फिस्कल प्लानिंग, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फिस्कल प्लानिंग हो, फेयर रिसोर्स शेयरिंग हो, रिसोर्स शेयरिंग फेयर हो, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन और रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, रोबस्ट फिस्कल प्लानिंग हो, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, शेयरिंग हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो, ये बहुत जरूरी है, प्लानिंग भी जरूरी है, इंस्टीट्यूशन भी जरूरी है, ठीक है। उस तरीके से कंक्लूड कर दो कि हाँ कर सकता है, बट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रोबस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states. अगेन ये कॉमन क्वेश्चन है, दोबारा ये थीम रिपीट हो सकती है कि क्या इशू आ रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है ना, वो आपको लिखना है। 10 मार्कर्स 7 मिनट, इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत आ रही है, अगेन बेसिक थी, मैं पूछ सकता है, दोबारा भी इससे करवा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या थे आपके, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी अलग अलग गवर्नेंस के टाइप थे, कोई कैसे गवर्न था, कोई कैसे गवर्न था, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं ला पा रहे थे, ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म गवर्नेंस। 562 प्रिंसली स्टेट्स एग्जांपल ट्रावनकोर, मैसूर हैड वेरिंग लॉज, करेंसीज, पुलिस सिस्टम, सो नो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। फिर और क्या दिक्कत थी एडमिनिस्ट्रेशन आपके चैलेंज थे, रेवेन्यू एंड लैंड सिस्टम, कहाँ पे कहीं पे रोयतवारी चल रही थी, कहीं पे और महलवारी, फिर उसको इंटीग्रेट करने का कैसे, उसको उनको जो किसान है उनको कैसे उनको कंपनसेट करना है, वो सब दिक्कत थी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। जागीरदारी राजस्थान, जमींदारी अवध, रोहितवारी मैसूर, क्रिएटेड फिजिकल कंफ्यूजन पोस्ट मर्जर, कैसे सेटलमेंट करना है जो भी ड्यू है उनका, ठीक है। फिर ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस भी था, निजाम ऑफ हैदराबाद और ये सब, ठीक है। इन हैदराबाद का निजाम एंड हिज ऑफिशियल्स अपोज इंडियन टेक ओवर, फिर ऑपरेशन पोलो से हमने हो गया, तो ये सब आपका था। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स थे, कई जगह पे रोड्स नहीं थे, रेलवे नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप थे, ये सब चैलेंज आते हैं। देन स्ट्रेटेजिक बॉर्डर, बीकानेर हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, ये बॉर्डर पे लाई कर रहे थे, वो भी देखना था हमें। साइज डिस्पैरिटी, कहीं तो बहुत बड़ी थी हैदराबाद, जैसे 82,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया था, और बेम्पल्ली इतना छोटा है, ठीक है। मेकिंग यूनिफॉर्म पॉलिसी चैलेंजिंग, तो हर एक के लिए एक अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ रही थी, सेम पॉलिसी नहीं बना सकती, साइज बहुत मैटर करता था। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थी। फिर सोशो कल्चरल चैलेंज भी थे हमारे साथ इंटीग्रेशन, जो एक तो लॉयल्टी टू रूलर्स, कई तो कह रहे थे हमें ऑटोक्रेटिक रूल में ठीक है, डेमोक्रेसी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैनी पीपल ऑफ मैसूर एंड ट्रैवनकोर प्रेफर्ड द मोनार्की ओवर डेमोक्रेटिक, आपकी मोनार्की में ओवर द डेमोक्रेटिक इंडिया इनिशियली। फिर फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे उनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनको कन्विंस करना और फिर उनको, ठीक है। देन रीजनल रिलीजन एंड आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स, जैसे मान लो जो रूलर था वो आपके यहाँ पे जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर था, हिंदू पॉपुलेशन थी, कश्मीर में हिंदू रूलर था, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो भी एक चैलेंज था अपने आप में, कश्मीर का आज तक इशू थोड़ा डिस्प्यूटेड चल रही है, ठीक है। देन लैंग्वेज और आइडेंटिटी, तो कई तो अपनी एथनिसिटी लैंग्वेज को लेकर बड़े सेंसिटिव थे, वो इंडिया में मर्जी होना चाहते थे, जैसे मणिपुर, कश्मीर, नागालैंड शोड रेसिस्टेंस ड्यू टू लिंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटी, तो ये चैलेंज थे स्टार्टिंग में। देन मॉडर्नाइजेशन रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ हम जो मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे थे उसके लिए भी काफी कई, जैसे भोपाल और आपके हैदराबाद के जो अलीट्स थे उन्होंने अपोज द सेकुलर लीगल कोड्स एंड ह्यूमन, तो ऊपर वाले पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बताओगे क्या दिक्कतें थी, और ये वाले कल्चर के हिसाब से, ऐसे सेग्रीगेट करके बताना है। नहीं आता है तो याद कर लेना, ऐसे कल्चर वाले में ये डालने, सोशल कल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो डालना। लास्ट में बताओगे काफी, ठीक है, डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल कल्चर हर्डल्स थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, डिसाइसिव लीडरशिप उनकी सक्सेसफुली इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स स्ट्रेंथनिंग इंडियाज यूनिटी पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। एक चीज मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि जितने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के इशू है ना, अगर तो ये 7 8 10 12 टॉपिक है, ये नोट कर लो, इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं से ये जो इश्यूज थे इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला था कम्युनल राइट्स, तो कम्युनल राइट्स से कोई क्वेश्चन आ सकता है, एक बार सोसाइटी में भी लिंक करके आ जाता है, इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस और सोसाइटी को लिंक करके क्वेश्चन पूछो, टॉपिक यही रहेगा लगभग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स,
एक पर्सनैलिटी से भी कर लेते हैं लोग, पर्सनैलिटीज से भी इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्सनैलिटीज कोई एग्रीमेंट हो, इक्वल पर्सनैलिटी एग्रीमेंट्स, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है, स्मॉल स्टेट्स हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स का इशू था, स्मॉल स्टेट्स। अभी इनसे क्वेश्चन आएगा और आ सकता है ऐसे। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी क्राइसिस था, उसको कैसे हैंडल करना है, उनके सेटलमेंट से रिलेटेड। ट्राइबल प्रॉब्लम, ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल के जो इशू है, ट्राइबल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म, जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पेज नंबर है फॉरेन पॉलिसी, उनका एनालिसिस असेसमेंट इस तरीके से आ सकता है। फूड क्राइसिस, लैंड रिफॉर्म, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आजादी क्या था, पुअर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें एडवांसमेंट पुअर थे, उससे लेकर के क्वेश्चन हो जाएगा साइंस एंड टेक से। कोई इंस्टीट्यूशन उस टाइम पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो, ठीक है। यहाँ पे पर्सनैलिटी, एग्रीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस तो इवॉल्व हो रहे थे आजादी के बाद उनसे। ठीक है, लास्ट कोई बहुत बड़ा चैलेंज था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लिखना है आपको सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। और एक दो इशू 12 हो, एक 13 पे लिखना हो तो मैंने लिख दिया, फूड क्राइसिस, फूड एंड हंगर लिख देना, फूड एंड हंगर। ये 10-12 टॉपिक है जिनको आप यूज भी कर सकते हो आंसर में। अगर एक कई बार ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं कि क्या चैलेंजेस थे या डिफरेंट डायमेंशन जनरेट करने के लिए, इन्हीं को हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिजॉल्व किया है। जैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप कलेक्टिवली भी, अरे भाई तो खत्म, इसको आप कलेक्टिवली यूज कर सकते। अरे आवाज आ रही थी तुम्हें ऑनलाइन पहले, स्वप्निल आ रही थी आवाज? आ रही थी, आ रही थी। चलो ठीक है फिर तो। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, जो आप कवर कर लोगे तो इंडिविजुअली टॉपिक आ सकता है, होलिस्टिक भी आप इसको यूज कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म, कल करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है।